एक तो ये हो गया क्या, साहित्यिक विवरण के हमें धार्मिक साहित्य से आदि ऐतिहासिक काल के विषय में क्या क्या प्राप्त हुआ। आदि ऐतिहासिक उत्तराखंड, ठीक है। कितने स्रोत हो गए, दो। एक क्या हो गए, धार्मिक साहित्य, क्योंकि धार्मिक साहित्य से ही मिलेगा सबसे ज्यादा विवरण आदि ऐतिहासिक काल का। बाद का तो आपको जो लौकिक साहित्य है उससे भी मिल जाएगा, समझ गए ना। जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी है, उसमें भी उल्लेख आएगा, वो आपका क्या है, धार्मिक साहित्य नहीं है। पाणिनि की अष्टाध्यायी क्या है, एक लौकिक साहित्य है, समझ गया ना, व्याकरण शास्त्र है वो, उसमें भी उत्तराखंड का नाम आता है। और बाद में फिर अन्य ग्रंथों में भी आ जाता है, समझ गया ना। मौर्य काल में भी आपके बात होती है। फिर आपके जो चीनी यात्री आए हैं बाद में, उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में, खासकर हेनसेंग ने हरिद्वार की यात्रा की थी, वो बात करता है, समझ गया ना। तो वो बाद में लौकिक साहित्य की बात होगी। धार्मिक साहित्य में किसकी बात कर रहे हैं हम, आदि ऐतिहासिक काल की। तो इसमें धार्मिक साहित्य में आदि ऐतिहासिक काल में वेद में भी मिल गया वो विवरण, और ब्राह्मण में भी मिल गया, और पुराणों में भी मिल गया, बौद्ध साहित्य में भी मिल गया, और जैन साहित्य में तो नहीं है। और महाकाव्य, महाकाव्य क्या है, दो, महाभारत और इनसे मिले विवरणों से हमने जानकारी हासिल करने का प्रयास किया है कि उत्तराखंड में आदि ऐतिहासिक काल में जनजीवन चल रहा था। एक तो ये हो गया। कुछ बहुत चीजें हमें मिली हैं पुरातात्विक साक्ष्यों के रूप में। पुरातात्विक साक्ष्य क्या, पुरातात्विक साक्ष्य कई चीजें हो सकते हैं, समझ गया ना। जैसे आज हम अपना जीवन जी रहे हैं, कल मान लो प्रलय आ जाए और पूरी मानव सभ्यता क्या हो जाए, ध्वस्त हो जाए, समझ गया ना। अब कल को मान लो 200 साल बाद एक नई सभ्यता का जन्म हो और वो यहां खुदाई करे, समझ गया ना, तो पता चलेगा कि जो हम ये बुक्स यूज कर रहे हैं ये भी पुरातात्विक साक्ष्य होंगे, समझ गया ना। इनमें लिखे हुए विवरण क्या हो जाएंगे, ऐतिहासिक साहित्यिक साक्ष्य हो जाएंगे। ये कंप्यूटर उनके लिए पुरातात्विक, हाँ ये लोग कंप्यूटर के बारे में भी जानते थे, ऐसा लिखेंगे या नहीं, समझ गया ना। ये बोर्ड मिल जाएगा तो कहेंगे कि इन लोगों के पास पढ़ाने की अत्यधिक आधुनिक टेक्नोलॉजी थी, ये ऐसे बोर्ड में पढ़ाते थे, समझ गया ना। कहेंगे कि क्या ये वीडियोग्राफी करना भी जानते थे, इनके पास वीडियोग्राफी करने वाले उपकरण भी थे, समझ गया ना। तुम्हारे कपड़ों से बता देंगे कि लोग क्या सूती से लेकर के विभिन्न तरह के फैब्रिक्स से बने हुए कपड़े पहनते थे, समझ गया ना। तुम्हारी शारीरिक संरचना से बता देंगे कि ये किस प्रजाति के लोग थे, समझ गया ना। तो ये अध्ययन होता है जब हमें किसी सभ्यता या किसी समय के लोगों के विषय में जानकारी हासिल करनी होती है, तो उन लोगों के द्वारा यूज की गई वस्तुओं से हम अनुमान लगा लेते हैं, समझ गया ना। अब हड़प्पा सभ्यता से हमें ताबीज मिल गया तो हमने क्या माना कि हमने एक मोटा मोटा अनुमान लगाया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग भी तंत्र मंत्र जैसी विद्या पर विश्वास करते थे, यही तो मानोगे। हड़प्पा सभ्यता से मान लो एक क्या मिला है, सिक्का मिला है जिसमें मातृ देवी के गर्भ से एक पौधा निकल रहा है, तो हमने क्या माना, क्या मातृ देवी यानी कि प्रकृति की जननी वो मातृ देवी को ही मानते थे, इसीलिए मातृ देवी की पूजा करते थे। यही तो लिखा हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि अनुमान है उनके द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुओं के आधार पर, समझ गया ना। वहां पर जो क्या था, एक श्रृंगी जो मिला है या कुबड़ वाला बैल है, उसकी सबसे ज्यादा आकृतियां मिली हैं, तो हमने ये मान लिया कि इनके धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन में इस पशु का सबसे ज्यादा महत्व रहा होगा, लिखा ना। तो हम पुरातात्विक साक्ष्यों से पता कर लेते हैं। जैसे लिपस्टिक मिली या कुछ गहने मिले, तो हमने क्या अनुमान लगाया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सौंदर्य प्रसाधनों का भी उपयोग करते थे, समझ गए। तो इस तरीके से क्या बहुत सारे ऐसी जगह है, समझ गए ना, जहां पर से उन सभ्यता के लोगों द्वारा उपयोग करी गई चीजें हमें मिली, समझ गया ना। तो हमने अनुमान लगा लिया, तो उन्हीं अनुमानों से हमने फिर इतिहास लिखा कि हाँ ये लोग ऐसा करते। हड़प्पा सभ्यता का इतिहास बताने के लिए आपके क्या वो वाले दादा बैठे नहीं है 2000-4000 साल पुराने दादा जो आपको बताए कि हमारे समय तो ऐसा होता था, समझ गया ना। हमारे समय ऐसा होता था करके लाइव बताने वाला आदमी आपसे ज्यादा क्या 100 साल का होगा, आप 20 साल के हो, आपसे 80 साल बड़ा होगा, है ना। जो आपको चीजें
बता सकता है, लेकिन वो कब की बता सकता है? हाँ, वो ये कह सकता है कि 1947 में जिस दिन आजादी मिली थी हमने ऐसे जश्न मनाया था, बोल सकते हैं या नहीं, क्योंकि वो जिंदा है। लेकिन 1847 का पूछोगे, 1857, वो कहेगा मुझे नहीं पता है, वो तो हमसे 100 साल पहले चीजें घटी। अब 1857 की क्रांति के बारे में या तो उस समय का व्यक्ति लिखना जान गया था, वो लिख रहा था तब हमें पता चला, या 1857 की क्रांति के बारे में हम ये जान सकते हैं कि लक्ष्मीबाई की तलवार मिल गई, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि तलवार से ऐसे लड़ती होगी, भाले मिल गए, बंदूकें मिल गई, समझ गया ना, तो उनकी लड़ाई का अनुमान हम उनके पुरातात्विक साक्ष्यों से लगा सकते हैं। इन्हें बोलते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है। अब आदि ऐतिहासिक काल के विषय में उत्तराखंड में जो पुरातात्विक साक्ष्य है, ठीक है, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके गैरिक मृद भांड। मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन, गैरिक मतलब गेरुए, अर्थात गेरुए कलर के, या फिर जिन्हें हम क्या बोलते हैं आपका धूसर भी बोलते हैं। देखो इसमें होगा ये है गैरिक मृद भांड। क्योंकि अलग अलग समय में लोगों ने मिट्टी के बर्तन भी अलग अलग बनाए हैं, शुरुआत से ही थोड़ी इतने परिष्कृत मिट्टी के बर्तन थे, समझ गया ना। शुरुआत में तो लोग क्या कच्ची मिट्टी के बर्तन भी उपयोग कर रहे थे, फर्स्ट में तो पत्थर ही कर रहा था, अब कैसे करा होगा मिट्टी के बर्तन का उपयोग, बताओ। जैसे ही स्थायी जीवन में प्रवेश किया होगा तब करा होगा। शुरू में तो नदी, देखो सभ्यताएं जितनी भी पनपी हैं वो सब नदी घाटियों में पनपी होंगी, क्यों? पानी की उपलब्धता, और दूसरा पानी के इर्द गिर्द उपजाऊ मिट्टी, तीसरी पानी के आसपास जंगली जानवरों का आसानी से आना। कितना भी बड़ा जंगल हो, पानी के घाटों पर जंगली जानवर जरूर आएगा, वहां से उसे मारना, घात लगाना सबसे आसान होता है। दूसरा, जब इंसान स्थायी जीवन में आया तो स्थायी जीवन में किसके कारण आया? कृषि के कारण, समझ गया ना। आज तक तो जंगल से बीज चुन करके खा रहे थे, अब उन्होंने कृषि करी, तो एक आदमी जिसने पहली बार कृषि करी होगी क्या सोचा होगा कि यार इसको हर साल यहीं पर गिरता है ये बीज और उग जाता है, फिर खाना बन जाता है, क्यों ना मैं इसको बड़े पैमाने पर उगा लूं। उसने उगाया होगा ना, तो उगाया होगा तो और लोगों से बचाने के लिए, जानवरों से बचाने के लिए फिर वो वहां बैठा होगा। अब वो बैठेगा तो भूखा मर जाएगा, क्योंकि फसल होने में तो 3 महीने 4 महीने लगेंगे, तो उसने कहीं ना कहीं किसी दूसरे के साथ साझेदारी करी होगी ना, कि तू मेरे को अभी क्या, मैं यहां पर इस चीज की देखरेख कर रहा हूं, इसे बो रहा हूं, तू मेरे लिए अभी क्या खाना जुटा करके ला दे, जब मेरा तैयार हो जाएगा तो मैं तुझे दे दूंगा। सामाजिक बॉन्ड पैदा हो गए ना, इसी के कारण तो एक दूसरे के सामाजिक जिम्मेदारियां पैदा हुई, समझ गया ना। अब इसका जीवन वहीं पर स्थिर हो गया, समझ गया ना, क्योंकि अब एक जगह पर है, तो इसने सोचा कि यार खेतों को भी पानी देना है, इसमें भी पानी डालना पड़ेगा, मुझे भी पानी चाहिए, तो कुछ ऐसे लकड़ी या पत्थर आदि में पानी इकट्ठा करना शुरू किया होगा। फिर उसने देखा होगा कि गीली मिट्टी को अगर क्या कर दें, थोड़ा बहुत इकट्ठा कर लें, उसे आकार दे दें, तो उसमें भी सूख करके पानी रुक सकता है, तो कच्चे मिट्टी के बर्तन बनने शुरू हो गए होंगे। ऐसा ही तो हुआ होगा, समझ गया ना। और सामाजिक बंधन भी ऐसे ही बने होंगे, तभी सोसाइटी बननी शुरू हुई होगी, एक का सहारा दूसरा, दूसरे का तीसरा, फिर देखा देखी हुई, समझ गया ना, लोगों की बस्तियां बसनी शुरू हो गई। जब खेत हो गया तो आदमी ने सोचा कि इसकी रखवाली के लिए पशु भी पाल लेते हैं, और कुछ पशु इकट्ठा कर लेते हैं, कभी आवश्यकता पड़ी आकस्मिक काल में इन्हीं को मार करके खा लेंगे, तो पशुपालन भी शुरू हुआ होगा, है ना। तो सारी चीजें कहां, ऐसे ही तो स्थायी जीवन में प्रवेश हुआ होगा, घुमक्कड़ी जीवन से, यायावर जीवन से इंसान का, समझ गया ना। तो ये बर्तन बहुत महत्वपूर्ण है, और अलग अलग समयों में क्या इंसान ने अलग अलग तरह के बर्तनों का उपयोग करा है, समझ रहे हो, अलग अलग समयों में अलग अलग बर्तन। इसीलिए बर्तन के विकास के क्रम से या इनकी कार्बन डेटिंग करा करके पता चल जाता है कि ये बर्तन किस समय के, समझ गया ना। ये जो गैरिक है
ये जो बर्तन है ये मूलतः आपके उस समय के हैं जब आपका हमारे देश में हड़प्पा सभ्यता चल रही थी और अपने चरम पर थी, और ये संभवतः उस काल से लेकर के वैदिक सभ्यता तक के काल के। ठीक है, उत्तराखंड में ये ज्यादा तो नहीं मिले हैं, एक जगह से मिले हैं। कहां से? बहादुराबाद से। ये गैरिक मृदभांड, समझ गया ना? कहां से? बहादुराबाद। भारत के एक बहुत महान कौन पुरातत्वविद हुए हैं? वाईडी शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा। समझ गया ना? इनकी कई खोजें हैं। अगर आप हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में भी देखोगे तो 2-3 जगह इन्होंने खोजे हैं हड़प्पा सभ्यता के स्थल। ठीक है, तो वाईडी शर्मा ने 1953 में बहादुराबाद में क्या की थी? हाँ, कुछ खुदाइयां की थी, तो उसमें ये बर्तन प्राप्त हुए थे। उसके बाद ये पुष्टि हो गई कि ये बर्तन इन लोगों के, हड़प्पा सभ्यता के अंत से लेकर के वैदिक सभ्यता के आरंभ के बीच के। समझ गया ना? और उसी से ये पुष्टि हुई कि ये जो बर्तन है ये उन लोगों ने प्रयोग किए थे, समझ गया ना, जो यहाँ पर रह रहे थे, और ये लोग इस सभ्यता के थे। तो उत्तराखंड के इस क्षेत्र में इस समय जीवन चल रहा था। ठीक है, और जो कल मैंने आपको बताया था क्या, मलारी के समाधान। मलारी कहां है? चमोली जिले में, बिल्कुल आपका सीमांत क्षेत्र है मलारी गांव। समझ गया ना? और यहां पर आपके जो गढ़वाल विश्वविद्यालय का क्या है, हिस्ट्री का पुरातत्व विभाग है, उसने खुदाई करवाई थी, तो उस दौरान मलारी में समाधान मिले। उन समाधानों में बहुत सारी चीजें मिली हैं। एक तो कंकाल मिला है, और कुछ आपके पशुओं को मारने के हथियार मिले हैं, लोहे के हथियार हैं। अब लोहा तो देखो 900 ईस्वी से, ईसा पूर्व से पहले तो पैदा ही नहीं हुआ था। दुनिया में सबसे पहले खोजी गई धातु कौन सी है? तांबा। तांबे का बाद टीन खोजा गया होगा, तभी तो कांसा बना होगा। हड़प्पा सभ्यता क्या कहलाती है? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहलाती है ना। तांबे के बाद कौन खोजा गया होगा? टीन। तांबे और टीन का मिश्रण कांसा है ना, मिश्र धातु, यानी कि उसका ज्ञान था, कांस्य युगीन सभ्यता। समझ गया ना? एक्चुअल में इन्हीं को ही क्या बोलते थे आरंभ में? लोहित अयस्क बोला जाता था। तांबे को शुरुआत में तांबा नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे? लोहित अयस्क। समझ गया ना? जब लोहे की खोज हो गई, समझ गया ना, तो लोहे को शुरुआत में लोहा नहीं कहा जाता था, श्याम अयस्क कहा जाता था। काली धातु होती थी ना, काली मिट्टी के चट्टानों के जैसे मिलता था ये धरती में अशोधित रूप से, बाद में शोधन करके लोहा बना ना वो तो। समझ गया ना? तब इसे लोहित अयस्क नहीं कहा जाता था, क्या बोलते थे? श्याम अयस्क। काली धातु थी ना ये, इस वजह से। समझ गया ना? और ये खोजा गया है 900 ईसा पूर्व के आसपास, यानी कि उत्तर वैदिक काल में। समझ गया ना? तो इसका मतलब लोहे के आभूषण जो आपके उपकरण मिले हैं वो वैदिक काल के अंत के हैं। और एक कांसे का कटोरा मिला है, उसे मान रहे हैं कि वो किस काल का है? वो है आपका हड़प्पा सभ्यता के समय का। जो नरकंकाल है वो पाषाण काल का है। समझ गया ना? और सोने का जो आवरण है वो इनमें सबसे बाद का है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं ईस्वी के बीच का। तो इसमें बहुत लंबे चौड़े आपकी चीजें हैं, जिनसे हर आपके समय में यहां पर मानव होने के साक्ष्य मिले। समझ गया ना? कि यहां पर इस समाधान से ये पता चलता है कि पाषाण काल में भी मानव रह रहा था, उसने दफनाया, उसमें बाद में चीजें डाली हैं, वो आपके हड़प्पा सभ्यता के समय भी पड़ी हैं, वैदिक सभ्यता के समय भी पड़ी हैं, और बाद में ऐतिहासिक काल में भी इसमें कुछ न कुछ पड़ा है। समझ गया ना? तो इनसे पुष्टि होती है कि उत्तराखंड में क्या, ये आपका पुरातात्विक साक्ष्यों के द्वारा यहां जनजीवन चल रहा था आदि ऐतिहासिक काल में, और धार्मिक साहित्य में ये चल रहा था। ठीक है, तो धार्मिक साहित्य में उत्तराखंड के लिए जो आपका क्या वर्णन मिला है, वो लगभग सबसे प्राचीन धार्मिक साहित्य ऋग्वेद से ही प्राप्त होना शुरू हो जाता है। वेदों में भी, ब्राह्मणों में भी, पुराणों में भी, महाकाव्यों में भी, बहुत साहित्य में भी उत्तराखंड का कई स्थानों पर जिक्र आया है कि उस समय यहां पर यह चल रहा था। हड़प्पा सभ्यता या वैदिक काल के समय में यहाँ की स्थिति ये थी। तो आदि ऐतिहासिक काल यही है, क्योंकि आदि ऐतिहासिक काल के विषय में जानने के हमारे पास बहुत ज्यादा स्रोत है नहीं, ना तो प्राग के हैं ना ही आदि। समझ गया ना? इस काल के बारे में जो भी हमें जानकारी मिली है कि उत्तराखंड में ऐसा था वैसा था, वो सब हम यहाँ से प्राप्त करते हैं, और कुछ बहुत चीजें यहाँ से, ये दोनों चीजें मिलजुल करके बता देती हैं
कि आदि ऐतिहासिक काल में उत्तराखंड में जनजीवन प्रॉपर रूप से चल रहा था। ठीक है, तो यह है आपका आदि ऐतिहासिक काल। अब आपके दो पार्ट हो गए, एक प्राग ऐतिहासिक काल और दूसरा आदि ऐतिहासिक काल। तीसरा होगा अब आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल इतिहास के उस कालखंड को कहा जाता है जहां से इतिहास लिखित होना शुरू हो गया था। खासकर आपका सूत्र काल के बाद 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के अब तक जो घटनाक्रम घटित हुआ है मानवीय जीवन में, उसको हम बोलते हैं ऐतिहासिक काल। क्योंकि इसके विषय में जानने के लिए हमें बहुत सारे आपके साहित्यिक स्रोतों से जानकारियां मिल जाती हैं। अब वो साहित्य चाहे लिखा शिलालेखों पर हो, ईंटों पर लिखा हो, स्तंभों पर लिखा हो, मूर्ति पीठिकाओं पर लिखा हो, समझ गया ना, पत्थरों पर लिखा हो, गुफाओं की दीवारों पर लिखा हो, समझ गया ना। अभिलेख कई तरह के होते हैं, लिखावटें कई तरीके की हैं, इसके अलावा किताबों में भी है। अब हमारे उत्तराखंड से तो किताब कोई लिख नहीं रहा था, लेकिन भारत में उस समय जो किताबें लिखी जा रही थी उनमें भी तो उत्तराखंड का जिक्र आएगा। समझ गया ना, मैंने क्या बोला, एक यात्री आया, कौन, घनश्याम, उसने भारत पर अपनी यात्रा के विषय में पूरा का पूरा विवरण लिखा सीयू की नामक ग्रंथ में। समझ गया ना, तो उसने हरिद्वार के लिए भी, मोरध्वज के लिए भी, समझ गया ना, और ये पूरा जो ब्रह्मपुर है इसके लिए भी जिक्र किया है या नहीं। इसके अलावा अगर आप बाद में आओगे तो आपको पता चलेगा कि जो तैमूर लंग था उसके समय उसके साथ जो इतिहासकार आया था उसने भी विवरण लिख दिए। समझ गया ना, बाद में अंग्रेजों के समय टॉमेली आया, उसने भी लिखे। समझ गया ना, अकबर का जो दरबारी इतिहासकार था, कौन, अबुल फजल, उसने आईने अकबरी लिखा। समझ गया ना, वैसे तो उसका नाम क्या है, आईने अकबरी पूरा एक वो है, 3 खंडों की पुस्तक है, उसमें जो तीसरा और अंतिम खंड है उसे अकबरनामा बोलते हैं। समझ गया ना, तो उसमें आपके अकबर के जीवन काल के बारे में लिख रहा है, तो यहां के बारे में भी लिख रहा है। उसी से तो पता चला कि अकबर क्या हरिद्वार से ही गंगा जल पीता था। अकबर ने मानसिंह को हर की पैड़ी का पुनर्निर्माण करने के लिए भेजा। सारी चीजें हमें उसी से पता चलती है। समझ गया ना। बाद में आपका क्या, जो कैप्टन हॉकिंस आया था, समझ गया ना, उसके साथ जो आपके इतिहासकार आए उन्होंने हरिद्वार की यात्रा करी, उन्होंने लिखा। समझ रहे हो। तो लौकिक साहित्य में, लौकिक साहित्य का मतलब जानते हो, ये जो धार्मिक साहित्य है ना, जो जिसकी हमने बात करी, ये सब कल्पनाओं पर गढ़े गए हैं, लेकिन इनमें जिन स्थानों का जिक्र किया है वो वास्तविक रूप से थे, इसमें कोई डाउट नहीं। समझ गया ना। तो कुछ कल्पनाएं, कुछ मिश्रित कल्पनाएं, कुछ चीजें, समझ गया ना, कुछ नैतिक नियम काल्पनिक हो सकते हैं, परंतु जो घटनाएं घटित हुई हैं वो क्या थी, स्थान तो है ही ना। समझ गया ना। अब वेदों में, ऋग्वेद में संबर के 100 गढ़ कहा है, तो संबर के 100 गढ़ तो गढ़वाल के ही 100 गढ़ थे। ठीक है। अब वो वास्तविक था या नहीं था, समझ गया ना, या उससे जुड़ी हुई चीजें वास्तविक थी या नहीं थी, लेकिन वो जगह तो वास्तविक है ना। तो इनसे हम ऐसा ही अनुमान लगाते हैं। धार्मिक साहित्य अधिकतर क्या है, काल्पनिक है। लौकिक साहित्य उस साहित्य को बोलते हैं जो इस समय की तात्कालिक घटनाओं का जिक्र करता है। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, भारत का पहला प्रमाणित लौकिक ग्रंथ, यानी कि वो परलोक की बातें नहीं कर रहा है, काल्पनिक बातें नहीं कर रहा है। उसके जीवन काल के दौरान मौर्यों की क्या स्थिति है, नंदों की क्या स्थिति है, समझ गया ना, चंद्रगुप्त मौर्य की क्या है, उसके बाद आपका जो उसका पुत्र आया, समझ गया ना, बिंदुसार, उसकी क्या स्थिति है, उस समय पड़ोसी राज्यों की क्या स्थिति थी, समाज कैसे चल रहा था, एक राजा के लिए सप्तांग सिद्धांत क्या होते हैं, समझ गया ना, एक राजा की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कैसे किया जाता है, एक राजा को राजत्व के नियमों को बनाए रखने के लिए इन सप्तांग नियमों का क्या कैसे पालन करना चाहिए, सब कुछ लिख रहा है। नाम अर्थशास्त्र है, लिखी गई है राजनीति पर वो पुस्तक। समझ गया ना। इसीलिए तो जो दुनिया में सबसे तात्कालिक समय में दुनिया की सबसे श्रेष्ठ राजनीति पर लिखी गई पुस्तक क्या है, द प्रिंस, मैकियावेली ने लिखी है ना, द प्रिंस नाम से। समझ गया ना। इसीलिए तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना किससे की जाती है, प्रिंस से की जाती है, मैकियावेली की, क्योंकि एक्चुअल में इसका नाम अर्थशास्त्र है। समझ गया ना। आर्थिक पहलू पर भी जिक्र करता है, लेकिन यह पुस्तक है तात्कालिक राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर।
समझ गया ना। तो वो सारा घटना चक्र जो अपनी आंखों से देख रहा है वो लिख रहा है कौटिल्य अर्थशास्त्र। इसीलिए अर्थशास्त्र क्या है, लौकिक ग्रंथ है, जो उसने देखा वही लिखा, वो नहीं कि ऐसा हो तो ऐसा हो, समझ गया ना, कोरी कल्पनाएं नहीं गढ़ी, क्या लिखा है, जो वास्तविक रूप से इस लोक में घटित हो रहा है वही लिखा। इसीलिए इन ग्रंथों को क्या बोलते हैं, लौकिक ग्रंथ। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के आपके अब तक का अधिकतर जो साहित्य है, समझ गया ना, उसमें आपके कई जगहों पर उत्तराखंड का जिक्र लौकिक साहित्य में मिल जाएगा। ठीक है, एक तो यह है, और उसके अलावा जैसे कुड़िंद है, कुड़िंदु के विषय में हमें कहां से मिले पता चलेगा, बताओ। वही बात जो हमने बात करी किसकी, महाभारत की। सबसे ज्यादा जिक्र हमें कुड़िंदु का कहां से मिलेगा, महाभारत, जिसमें वन पर्व में आपके उसमें 3 पर्वों में है वैसे उल्लेख। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें से कौन सा है, वन पर्व, जिसमें सुबाहु विराट की बात करता है। उसके अलावा अशोक के कालसी शिलालेख में भी कुलिंदों की बात है, पुलिंद कहा है उसने, उसमें लिखा है साहब, उससे भी हमें पता चलेगा यहां कुड़िंद थे। कुड़िंदों के सिक्कों से पता चलेगा, उनके जो तांबे के सिक्के हैं, समझ गया ना, जो उसकी क्या है, अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं हैं, चाहे आपका चित्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं, चाहे अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, सब में उनके राजाओं के नाम लिखे। अभी हम पढ़ेंगे उनको, समझ गया ना। उनके विषय में जानने का सबसे प्रबल स्रोत क्या है हमारे पास, उनके सिक्के। यहां से यहां तक प्राप्त है तो ये इनका क्षेत्र है, यहां पर ज्यादा है तो ये इनकी राजधानी है, इसका नाम ज्यादा आया है तो इनका श्रेष्ठ शासक है, समझ गया ना। इस तरीके से हमने पूरा कुड़िंदु का इतिहास लिखा है। बहुत जानकारियां हमें उनके बारे में स्पष्ट प्राप्त नहीं है। वैसे ही पौरवों का शिलालेखों से पता चल जाता है, समझ गया ना। कत्यूरों का उनके द्वारा बनाए गए मंदिरों से, समझ गया ना, उनके द्वारा जो भी कलाकृतियां उत्तराखंड में बनाई गई हैं उनसे, समझ गया ना। या मैं बात के विषय में, ऐतिहासिक चीजों के विषय में पता चलता रहेगा, समझ गया ना। लेकिन प्राग ऐतिहासिक काल बहुत छोटा पार्ट है, आदि ऐतिहासिक काल भी छोटा पार्ट है, जिसके विषय में हमें बहुत चीज नहीं है। लेकिन हम इन दोनों को इसलिए पढ़ लेते हैं ताकि कभी व्यक्ति को यह भ्रम ना हो कि उत्तराखंड में जनजीवन बीच बीच में गैप करके हुआ है। यह स्पष्ट प्रमाण है कि जब से मानवीय सभ्यता अस्तित्व में आई तब से लेकर के रेगुलर उत्तराखंड में जीवन पाया जा रहा है, जिसके प्रमाण हमें पाषाण काल के से भी मिल जाते हैं, जिसके प्रमाण हमें आदि ऐतिहासिक काल से भी मिल जाते हैं, और ऐतिहासिक काल में तो है ही है, समझ गया ना। तो इसके लिए हमें इतिहास में एक क्या क्रमबद्धता लाने के लिए इनका अध्ययन करना पड़ता है, इसीलिए पूछ भी लेता है, समझ गया ना। तो जब पूछता है तो इसी क्रम में पूछता है कि ये चीज कहां से मिली है, समझ गया ना। या आपसे पूछ लेता है कि उस गुफाओं में की गई चित्रकारी की विषय वस्तु क्या है, रंग क्या है, किसने खोजा, कहां पर है, समझ गया ना। कोई भी चीज गुफा के बारे में, पुरातात्विक अवशेषों के बारे में, या इस फलाना नाम किस धार्मिक ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए आया है, समझ गया ना। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो एक चार्ट में अगर इन सारी चीजों को व्यवस्थित तरीके से पढ़ लोगे तो फिर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। जैसे आप प्राग ऐतिहासिक काल के विषय में जब आपने नोट्स बना लिए हैं तो अब आपको इधर उधर हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। एक छोटे से पार्ट में आपको पूरा प्राग ऐतिहासिक काल सिस्टमेटिक तरीके से बता रखा, आप उसे खत्म कीजिए, आपका एक पार्ट खत्म हो गया। वहां से क्वेश्चन आएगा तो पक्का हो जाएगा। दूसरा, सिस्टमेटिक तरीके से इसे खत्म करेंगे, समझ गया ना, फिर ऐतिहासिक काल में आएंगे। कुड़िंदु के विषय में जो भी अधिकतम जानकारियां अब तक प्राप्त हैं वो सब सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे, समझ गया ना। चाहे उनकी राजधानियां हो, उनके मैप हो, समझ गया ना, चाहे उनके मुद्राओं का विवरण हो, समझ गया ना। जो भी चीजें अब तक उनकी प्राप्त हुई हैं उसके बारे में लिख लेंगे, कुड़िंद खत्म हो जाएगा, समझ गया ना। एक बार सिस्टम से करने से सब हो जाता है। हम क्या करते हैं कि फलाने को प्रश्न पत्र में ये क्वेश्चन आया तो हम उसके पीछे पड़ गए, दूसरे में आया तो अरे पिछले वाले में दे रखा अगले में क्यों देगा, फिर वो उसे पढ़ने का कोई फायदा है नहीं। उस चैप्टर को खत्म कर लो, सिलेबस में है तो उस चैप्टर को कभी भी उठा सकेगा वो। अब उसकी अधिकतर चीजें आपने कर रखी हैं तो कुछ भी उठा करके देगा तो उसे आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक बार क्रमबद्ध रूप में इसे पढ़ना जरूरी है। उत्तराखंड के इतिहास में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि लंबा है, भूगोल में बहुत टाइम नहीं लगता, उत्तराखंड के पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत टाइम नहीं लगेगा, इकोनॉमी में बहुत टाइम नहीं लगेगा, संस्कृति और इतिहास में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि संस्कृति के बहुत सारे पहलू हैं, ठीक है। इतिहास में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। यही 2 चैप्टर हैं जो बड़े हैं। उसके अलावा भूगोल है, पर्यावरण है, ठीक है, इकोनॉमी है, पॉलिटिकल वो है, समझ गया ना। इन पर बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो सिस्टम है, उसे मैं आपको एक बार बढ़िया तरीके से समझा दूंगा, समझ गया ना, ताकि आपको आगे आने वाले समय में
वहां से क्वेश्चन बने तो किसी भी तरह की दिक्कत ना रहे। समझ गया ना? वन लाइन पढ़ करके देखो, ये आपकी क्या वन लाइन पढ़ना कभी कभी आत्मघाती भी हो जाता है। आया तो ठीक, नहीं आया तो खत्म। और आया इतना सटीक गैस कर पाना वन लाइन से कभी पॉसिबल है ही नहीं। इसीलिए आपके सिलेबस में जो टॉपिक है उन्हें खत्म करो, बढ़िया तरीके से पढ़ करके जाओ, वहां से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका सॉल्व हो जाएगा। समझ गया ना? इसीलिए समय देना बहुत जरूरी है, लेकिन सॉलिड समय दो और अच्छे तरीके से सारी चीजों को कंप्लीट करके रखो। समझ रहे हो? ताकि आने वाले समय में जो भी परीक्षा, क्योंकि उत्तराखंड अब बढ़ते जा रहा है, देखो आप पीसीएस भी निकालना चाहते हो ना, तो मेंस में 2 पेपर इसी के, सबसे ज्यादा एडवांटेज अब उत्तराखंड को दे दिया। 400 नंबर का उत्तराखंड होगा मेंस में, 1500 नंबर में से 400 नंबर उत्तराखंड। समझ गया ना? 200 नंबर इतिहास, 200 नंबर भूगोल, 200 नंबर पॉलिटिकल साइंस, 200 नंबर इकोनॉमिक्स, समझ रहे हो, और 300 नंबर की हिंदी। समझ गया ना? तो इसमें जो आपका 1500 नंबर का मेंस होता है, उसमें से 400 अकेले किसका है? 2 पेपर होंगे इतिहास इसके, उत्तराखंड के। अगर आपका कंप्लीट है तो बताओ कितना अच्छा एडवांटेज वहां ले सकते हो। समझ गया ना? और आपको पता है समूह गौ में 40% उत्तराखंड है, और चाबी है उत्तराखंड है उत्तराखंड में सिलेक्शन लेने की। जिसने उत्तराखंड हिंदी 50+ कर लिया वो उत्तराखंड में 100% नौकरी पा जाएगा, चाहे क्लर्क बने, चाहे कांस्टेबल बने, चाहे पीसीएस बने। समझ गया ना? ये चाबी है। और जो उत्तराखंड और उत्तराखंड के पेपरों में उत्तराखंड और हिंदी में फोकस नहीं करेगा वो कभी पार नहीं पा सकता। ठीक है? उत्तराखंड बहुत अच्छा कर लिया, हिंदी आप 12-13 ही ला रहे हो। समझ गया ना? क्योंकि 18 तक लाया जा सकता है, 12 ला रहे हो, 11 ला रहे हो, तो 6-7 नंबर का जो लॉस होता है वो 1-2 नंबर से पीछे छोड़ देता है। ठीक है? हिंदी 18 तक, उत्तराखंड 35 तक। अगर ये आपने स्कोर सेट कर लिया और पहुंचा दिया, समझ गया ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तराखंड में नौकरी लेने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता। ये चाबी है उत्तराखंड की। इसीलिए उत्तराखंड को एक बार बहुत अच्छे से करना बहुत जरूरी है, डेप्थ में करना बहुत जरूरी है। सतही मत पढ़ो, बढ़िया तरीके से एक बार पूरा खत्म करो। ठीक है? वो करना बहुत